हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार विथ यू पे स्वागत करता हूं। आज 2 अप्रैल है। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी है। आज ही के दिन 2011 को भारत ने 28 साल बाद अपना दूसरा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता था। जी हाँ, वानखेड़े का मैदान था, धोनी का वह छक्का था। अब हम चलिए हम बिहार के बारे में जानते हैं। आज हम खनिज की चर्चा करेंगे। पायराइट्स जो है बिहार का रोहतास जो जिला है भारत में पायराइट का प्रमुख उत्पादक है। पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। यह सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। यह मुख्यतः रोहतास की पहाड़ियां और कैमूर का पठार में मिलता है। माइका जिसे अभ्रक कहते हैं, बिहार में उत्तम कोटि का मस्को व्हाइट अभ्रक मिलता है। इसका मुख्य केंद्र नवादा, गया और मुंगेर है। सोना जमुई जिले के करमटिया क्षेत्र में स्वर्ण भंडार मिलने के संकेत हैं। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार देश का सबसे बड़ा भंडार यहाँ होने का अनुमान है। मैग्नीज यह मुख्य रूप से मुंगेर और गया जिले के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। कोयला जो है औरंगाबाद के मंदार पर्वत और राजमहल के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के सीमित मात्रा में कोयला मिलता है। जैसा कि हमने देखा, चूना पत्थर जो था रोहतास की पहाड़ियां और कैमूर का पठार है। अब्रक जो है मस्कोवाइट अब्रक का मुख्य केंद्र नवादा, गया और मुंगेर था। कोयला मंदार पर्वत और राजमहल है। मैंगनीज जो है मुंगेर और गया जिले में पाया जाता है। एस्बेस्टस इसका मुख्य भंडार मुंगेर जिले में पाया जाता है। चीनी मिट्टी जिसे चाइना के लिए कहते हैं, ये भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली चीनी मिट्टी मिलती है। क्वार्ट्ज मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों और गया के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्वार्ट्ज फेल्डस्पार की बात हम करते हैं तो यह मुख्य रूप से गया और मुंगेर के क्षेत्रों में पाया जाता है। सोरा जिसे साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण इसके प्रमुख केंद्र हैं। बॉक्साइट मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियां और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। स्लेट जो है मुंगेर जिला की पहाड़ियों में काले और रंगीन स्लेट का भंडार है। गैलेना यह मुख्य रूप से बांका जिले के शीशे के एस्क में पाया जाता है। बांका जिला है, उसके शीशे का जो एस्क होता है उसमें गैलेना वहां मिलता है। हेमेटाइट गया और जमुई में जहां मैग्नेटाइट मिलता है, गया और जमुई में मैग्नेटाइट, जी हाँ मैग्नेटाइट मिलता है, वहीं भागलपुर जिले में लौह अयस्क का हेमेटाइट पाया जाता है। सोप स्टोन जिसे स्टीटाइट और सोप स्टोन, इसका मुख्य भंडार जो है जमुई में है। यूरेनियम जो है गया जिले में इसके भंडार होने के संकेत है, लेकिन सीमित मात्रा में। पेट्रोलियम और गैस जो है पूर्णिया और कटिहार के सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां तेल के भंडार होने की संभावना जताई गई है। बेरिलियम जो है इसका मुख्य रूप से यह गया जिले में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है जमुई मुंगेर के क्षेत्रों में कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ग्रेफाइट वहां पाया जाता है। ग्रेनाइट, अभी हमने ग्रेफाइट की चर्चा की, अब हम ग्रेनाइट की चर्चा करेंगे। ग्रेनाइट जो है गया, जहानाबाद, मुंगेर और बांका में रंगीन ग्रेनाइट पाया जाता है। क्वार्टजाइट जो है लखीसराय और मुंगेर की पहाड़ियों में व्यापक रूप से उपलब्ध है। ये थे हमारे बिहार के प्रमुख खनिज पदार्थ जो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होने की संभावना है, कहाँ क्या मिल रहे हैं। अब हम डेली करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो अभ्यास सदा तकनीक भारत और सऊदी अरब के बीच राजस्थान में आयोजित दूसरा संस्करण हुआ। अभ्यास सदा तकनीक जो है आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिघात जो है भारत की दूसरी पनडुब्बी बन चुकी है, जिसे अगस्त 2025 में विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी। प्रोजेक्ट कुश भारत की अपनी आयरन डोम जैसी लंबी दूरी की वायु प्रणाली एलआरएसएएम एलआरएसएएम का सफल परीक्षण जनवरी 2026 में चांदीपुर से किया गया। प्रोजेक्ट कुश की हम बात कर रहे हैं। इसे डीआरडीओ द्वारा 2026 के अंत तक तैनात करने का लक्ष्य है। ड्रोन वारफेयर यूनिट भारतीय सेना ने अपनी पहली एंटी ड्रोन विशिष्ट इकाई का गठन किया है, जिसका मुख्यालय उत्तरी कमान उधमपुर में रखा गया है।
ये थे हमारे डिफेंस के सवाल। अब हम टेक की ओर बढ़ते हैं। गगनयान 2 मिशन जो है, इसरो ने जनवरी 2026 से मानव रहित गगनयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया है, जिसमें रोबोट, उसका नाम है व्योम मित्र, रोबोट जो है उनका नाम व्योम मित्र है, ने अंतरिक्ष में 5 दिन बिताए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि गगनयान 2 मिशन पे जो रोबोट गया उसका नाम व्योम मित्र है। परमाणु ऊर्जा का विस्तार, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु इकाई KAPP4, क्या है, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु इकाई KAPP4 को पूर्ण क्षमता पर चलाने का रिकॉर्ड अक्टूबर 2025 में बनाया। 6G वेस्ट बेड, दूरसंचार मंत्रालय जो है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है, मार्च 2026 में भारत के पहले स्वदेशी 6G टेस्ट बेड का उद्घाटन दिल्ली में किया है। डीप ओशन मिशन, भारत के मत्स्य 6000 पनडुब्बी ने, ये पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000, फरवरी 2026 में बंगाल की खाड़ी में 5000 मीटर की गहराई तक सफल परीक्षण गोता लगाया। मत्स्य 6000। परमान परम रुद्र की हम चर्चा करते हैं। ये भारत का नया सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे और दिल्ली के संस्थानों में स्थापित किया गया। ये थे हमारे टेक और साइंस के सवाल। अब हम स्पोर्ट्स की चर्चा करते हैं। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में 2025 में जो हुई थी, 89.45 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। शतरंज की हम बात करते तो आर प्रज्ञानंद ने अगस्त 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर ग्लोबल चेस लीग का खिताब जीता था। मुलायम खरवार जो है वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, KITG, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में बिहार के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। जी हाँ, ये पहले स्वर्ण पदक विजेता है खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम बिहार के लिए। अब हम नेशनल की ओर बात करते हैं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो 128वां संविधान संशोधन विधेयक बन चुका है, जिसकी डाटा परिसीमन 2026 के बाद लागू होगा। भारत का पहला AI शहर उत्तर प्रदेश के लखनऊ को बनाया गया है। इस उत्तर प्रदेश के लखनऊ को भारत के पहले पूर्ण विकसित AICT के रूप में विकसित करने का कार्य नवंबर 2025 में शुरू हो चुका है। भारत का नहीं, बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर वन्य अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। जी हाँ, कैमूर में जो वन्य अभयारण्य है वो बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। अब हम चलते हैं, क्या कुछ नियुक्तियां हुई है कुछ पुरस्कार से संबंधित। तो भारत रत्न जो 2024-26 के दौरान मिला था वो कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया था। इसमें 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, जिनमें थे कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन थे। और एक जो थे वो उन्हें जो मिला था लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। अब हम चर्चा करते हैं 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, 59वें नहीं, 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए मिल चुका है। ये तमिल के कवि हैं और गीतकार हैं। इनका नाम है आर वैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। पद्म पुरस्कार 2026 में जो मिला था वो कुल 131 पुरस्कार की घोषणा की गई। 5, 13 और 113, आप याद रखेंगे, 5, 13, 113, यानी कि कुल 131 पुरस्कार की घोषणा की गई। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री 5, 13, 113, जिसमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी NRI PIO और 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। उनमें से बिहार की 3 हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान मिला। 131 जो पुरस्कार मिले हैं उनमें 3 जो हैं लोग बिहार से थे। लोकपाल की हम चर्चा करते हैं तो न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति AM खानविलकर की नियुक्ति भारत के नए लोकपाल के रूप में हो चुकी है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो ब्रिक्स प्लस जो है 1 जनवरी 2026 से जो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब अब इसके पूर्ण सदस्य के रूप में बन चुके हैं। जी हाँ,
G20 शिखर सम्मेलन 2025 में जो हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। इसका थीम था एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये 2026 की बात की जाए तो ये यूएसए में आयोजित किया जाएगा। अब हम विश्व बैंक जो है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत की विकास दर 2026 के लिए 7% रहने का अनुमान लगाया है। कुछ चर्चित पुस्तकें की चर्चा करते हैं कि भारत मैटर्स वाई भारत मैटर्स विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखित यह पुस्तक है जो वैश्विक कूटनीति पर आधारित है। वाई भारत मैटर एस जयशंकर जी ने लिखा है। द बिहार ओडिसी ये बिहार के राजनीति और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित यह पुस्तक है। यह 2000 फरवरी 2026 में बेस्ट सेलर रही और इसके लेखक शशांक शेखर हैं। जी हाँ, अब हम चर्चा करते हैं कि बिहार के प्रमुख खेल आयोजक और उसके शुभंकर की बात करते हैं। तो एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में आयोजित किया गया था। इसका शुभांकर गुड़िया था। यह शुभांकर बिहार के राज्य जो है पच्ची गौरैया से प्रेरित है। हाउस स्पैरो जिसे कहते हैं। टूर्नामेंट राजगीर में आयोजित हुआ था। हम बात कर रहे हैं एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। एशियाई पुरुष हॉकी कप 2025 में इसका शुभंकर चांद है। यह एक बाग है जिसका नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में रखा गया है। चांद का स्वरूप बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघों से प्रेरित है। ये हर लाइन आपके लिए एक प्रश्न बनने वाला है दोस्तों। ये आपके बिहार और भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में आएगा। आप हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अब देखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है बिहार में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर गज सिंह था। केंद्रीय खेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया था। अब हम एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप जो हुई थी ये भी 2026 में आयोजित हुई। राजगीर में आयोजित इस चैंपियनशिप का शुभंकर अशोका है। यह एक खरगोश है जो रग्बी खेल के लिए आवश्यक गति और चपलता को दर्शाता है। इसका नाम सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया है। किसकी चर्चा हो रही है दोस्तों? एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 सेपरा टकरा विश्व कप 2025 सेपक टकरा विश्व कप 2025 यह पटना में आयोजित इस विश्व कप का शुभंकर भीम है। यह बिहार राज्य के पशु गौर बाइसन जो है उससे प्रेरित है। भीम शक्ति, एकता और खेल भावना इसका प्रतीक है। तो ये थे हमारे बिहार के प्रमुख खेल और उसके शुभांकर मेरे दोस्तों। अब हम चलिए चर्चा करते हैं कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में कि पंचवर्ष जो भारतवर्ष की पंचवर्षीय योजना थी ये क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका ये जो 1951 से 1956 तक बेस्ड थी। ये हॉरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल का लक्ष्य जो था उस वक्त तो देश आजादी हुआ था। 1951 से 1956 की बात हो रही है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो उस वक्त मुख्य फोकस हमारा कृषि, सिंचाई और बिजली पर था। उस वक्त विकास दर जो है हमारा लक्ष्य था कि 2.1%, लेकिन हमने 3.6% हासिल किया और यह योजना बहुत ही सफल रही। इस खास बात यह है कि इस दौरान भाखड़ा नंगल और हीराकुंड जैसे बड़े बांधों का काम शुरू हो गया था। जी हाँ, आप हमने चर्चा की है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 में हुई थी ये पीसी महानुलोइस मॉडल भी इसे कहते हैं। हमने पहली पंचवर्षीय योजना में खेती की बात की थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसमें हमारा ध्यान खेती से हटाकर भारी उद्योगों हैवी इंडस्ट्री पर लगाया गया, जिसमें विकास दर 4.5% रखा गया और हमने हासिल किया वास्तव में 4.27। इसमें खास बात ये रही कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील प्लांट लगाए गए। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में प्लांट लगाए गए स्टील के। अब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 की
बीच रही। उसका लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, इसका विकास दर जो था वो 5.6 था, लेकिन हमने 2.8% ही हमें मिल पाया। और सबसे इसकी बात हम ये बोल सकते हैं कि यह असफल योजना थी। इसके असफल होने की वजह ये थी कि चीन और पाकिस्तान से, चीन दो 1962 और 1965 जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, और साथ ही साथ भीषण सूखा अकाल भी पड़ गया। तो अब हम तीन पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ा। पहली 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी जो थी 1961 से 1966। पहली में हमने चर्चा की हेराल्ड डोमर मॉडल की, दूसरी में हमने चर्चा की पीसी महालनोबिस मॉडल की। पहली पंचवर्षीय योजना जहां कृषि पे थी, दूसरी हमारी जो थी ये हैवी इंडस्ट्री पे, दूसरी में ही भिलई दुर्गापुर राउरकेला प्लांट जो स्टील का है वो लगाया गया था। अब हमें योजना अवकाश देखने को मिला 1966 1961। रीजन इसके योजना अवकाश होने का यह थी कि युद्ध के बाद जो भारत के युद्ध जो हुए चीन और पाकिस्तान से, उस वक्त हमारे हालात बहुत खराब थे। इसलिए 3 साल तक कोई बड़ी योजना नहीं बन पाई, केवल एक एक साल तक योजनाएं चली। इसी समय हरित क्रांति की शुरुआत हो गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है। हमारी योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच जो था उसी वक्त हमें हुई। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना पे की हम बात करते हैं। ये हमारी गॉडगिल फार्मूला पे आधारित थी। अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे के मॉडल पे आधारित, जिसे हम गॉडगिल फार्मूला भी कहते हैं। इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। जी, इसका लक्ष्य जो था आप लोग देख पा रहे होंगे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। हमारा विकास दर जो था उसका लक्ष्य था 5.7%, लेकिन हमें जो हासिल हुआ वो 3.3% ही हासिल हुई। इसकी खास बात ये रही इस योजना की, चौथी पंचवर्षीय योजना की, कि हम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। 14, आपसे कभी पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो आप जरूर बताएंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ये गॉडगिल फार्मूला पे आधारित थी। अब हम चलते हैं पंचमी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना 1974 में आई है, 1974 से 1978 तक रही। इसका लक्ष्य था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। आपसे पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा लक्ष्य गरीबी हटाओ था, तो पंचवर्षीय योजना थी पांचवी। इसका विकास दर जो 4.4% था, लेकिन हमें हासिल जो हुआ वह 4.8% हुआ। खास बात ये थी इसकी कि ये पंचवर्षीय योजना 5 साल के बजाय सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही चल पाई। उसकी वजह ये थी कि हमारे देश की जो सरकार है वो बदल गई थी, और देश की सरकार बदलने पे अब उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष की हुई, पांचवी जो थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा था, हमारा लक्ष्य था। तो उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच लागू किया। जी हाँ, मोरारजी देसाई की सरकार ने रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच लागू किया। अब छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 के बीच आई। इसका लक्ष्य था गरीबी निवारण और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और रोजगार बढ़ाना। छठी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य था गरीबी निवारण, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और रोजगार बढ़ाना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच हुई। इसमें खास बात ये हुआ कि शिवरामन समिति जो थी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। कौन सी? शिवरामन समिति जो थी उसकी सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा करेंगे, 1985 से 1990 के बीच रही। हमारा लक्ष्य था अन्न की पैदावार को बढ़ाना और रोजगार को सृजित करना, फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, हमारा लक्ष्य जो था 5% विकास दर थी, लेकिन हमने जो हासिल किया वो बेमिसाल था। वो 6.0% हमें हासिल हुई। पहली बार जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, को सार्वजनिक क्षेत्र से ज्यादा प्राथमिकता दी गई। पहली बार प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा, माफ कीजिएगा, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से ज्यादा प्राथमिकता मिली, और ये थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और
इसके बाद जो हुई 1985 से 1990 के बीच जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, उसके बाद 1990 से 1992 के बीच वार्षिक योजनाएं आई। रीजन इसकी वजह ये हुई कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, देश में आर्थिक संकट हो गई, इसकी वजह 2 साल का गैप भी रहा। तो अब आठवीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1992 में आई और 1997 तक रही। इसका लक्ष्य मानव संसाधन विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पे आधारित था। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो हमारा लक्ष्य था, ये मानव संसाधन विकास और आर्थिक उदारीकरण। जी हाँ, इसमें विकास दर हमारा जो लक्ष्य था 5.6% था और हमें हासिल 6.8% हुए। बेमिसाल था भाई। 5.6% हमारा लक्ष्य था और हमें 6.8% हमें हासिल हुआ। खास बात ये रहा कि भारत ने एलपीजी उदारी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। आपसे कभी पूछा जाए कि एलपीजी कब नीति अपनाई गई, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाई गई। और भारत जो है इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, विश्व व्यापार संगठन। जी हाँ। अब हम नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 के बीच आई थी, उसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। हमारा लक्ष्य था 6.5%, लेकिन हमें हासिल सिर्फ 5.4% हुआ था। अब हम 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 के बीच रही, उसका लक्ष्य था अगले जो 10 वर्ष होंगे उसमें प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी डबल करना और गरीबी को 15% कम करना। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि 10 साल में प्रति व्यक्ति आय को डबल करना और गरीबी को 15% कम करना, वो किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो हमारा वो लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच था। इसी में हमारा विकास दर 8% था, लेकिन हमें लक्ष्य जो हासिल हुआ 7.6% हुआ। 11वीं हम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे कि 2007 से 2012 के बीच हुई। इसका लक्ष्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हमारा विकास दर जो लक्ष्य था 9% था, लेकिन हमें सिर्फ 8% हासिल हुआ। यह जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012 के बीच जो हुई थी, ये अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के बीच हुई, हम उसमें हमारा लक्ष्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। सतत विकास की बात हुई 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 2017। हमारा जो लक्ष्य था 8% था विकास दर का, लेकिन हमने औसत जो हमें प्राप्त हुआ वो 6.8% ही रहा। खास बात ये रही दोस्तों कि यह भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग आ गया। तो आप बताएं दोस्तों कि आपको ये कैसा लग रहा है सेशन। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम कुछ ट्रिक की चर्चा करते हैं कि हम कैसे इतनी पंचवर्षीय योजना की हम हमें याद रहेंगे और कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो हमें याद रखने। तो पहली पंचवर्षीय योजना जरूर याद रखें, हमेशा पूछा जाता है 1951 से 1956 के बीच। ये होरोडोमर मॉडल पे आधारित थी। देखिए होरोडोमर में एच आता है, तो एच फॉर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट से आपको कृषि याद हो जाएगी, तो इसकी मुख्य प्राथमिकता जो थी कृषि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी। ये महानुलोविस मॉडल इसे हम कहते हैं। महालनोबिस देखिए आपको बहुत लंबा चौड़ा नाम लिख रखा जा रहा है, तो हम याद कर सकते हैं ये भारी उद्योग पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच आई थी। यह केवल और केवल 4 वर्ष चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 1978 वज, और इसमें हम ट्रिक याद करते हैं पी पंचवर्षीय, पी से हम पंचवर्षीय, पी से हम फिफ्थ याद कर सकते हैं, पी से हम पोवर्टी याद कर सकते हैं। इसलिए गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पी से पोवर्टी, पी से पंचवर्षीय मतलब फिफ्थ। और नौवीं योजना में न्यायपूर्ण वितरण और समानता की बात की गई। नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 के बीच। 12वीं योजना जो थी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम योजना थी। हमारा लक्ष्य 8% विकास दर और तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास पे था। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सफल परियोजना कौन सी मानी जाती है, तो हमारी पंचवर्षीय योजना जो 11वीं थी वो सबसे सफल थी। आप बताएं कमेंट में कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।